नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग मोनोकोट एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि भ्रूण क्या है। तो देखिए, भ्रूण को अगर हमें परिभाषित करना है तो हम ये कह सकते हैं कि एम्ब्रायो जो है एक बीज के अंदर पाया जाने वाला टिनी प्लांट है, एक छोटा पादप है। उसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रायो या भ्रूण कहते हैं। और ये भ्रूण विकसित कैसे होता है? तो द्विनिषेचन की क्रिया या डबल फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया है, उसके दौरान जब भ्रूण कोश एम्ब्रायो सैक में एक अंड कोशिका एक नर युग्मक कोशिका से फ्यूज होती है, तो एक द्विगुणित संरचना बनती है, डिप्लॉइड संरचना बनती है, जिसको हम युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। और यही जाइगोट या युग्मनज सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर भ्रूण या एम्ब्रायो का निर्माण करता है। ये एक कोशिका यहाँ दिखाई गई है जो एक युग्मनज कोशिका है, एक जाइगोट सेल है जो कि कैसी है? एक द्विगुणित कोशिका है। और इस कोशिका में विभाजन से पहले एक चेंज आता है कि यह कोशिका अपने चारों ओर सेलुलोज की एक परत बना लेती है और अपने आकार को थोड़ा क्या कर लेती है? बड़ा कर लेती है। इसके बाद इस कोशिका में एक अनुप्रस्थ विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप यह कोशिका दो भागों में बढ़ जाएगी। यह कोशिका दो कोशिकाओं में बढ़ जाएगी। जो ऊपर वाली कोशिका होगी उसको हम अंतस्थ या भ्रूणीय कोशिका कहेंगे, और जो नीचे की कोशिका होगी उसको हम आधारीय या बेसल सेल के नाम से जानते हैं। आइए डायग्राम से देखते हैं हम। ये देखिए, यहाँ एक कोशिका आपकी दो कोशिकाओं में परिवर्तित हो गई है। ये जो कोशिका है जिसको हमने टर्मिनल सेल कहा या हिंदी में अनुप्रस्थ अंतस्थ कोशिका कहेंगे, ये जो अंतस्थ कोशिका है ये निभाग वाली साइड की होगी, और जो बेसल सेल या आधारीय कोशिका है ये बीजांड द्वार की साइड की कोशिका होगी। मैं डायग्राम से आपको समझाऊं। जैसे मान लीजिए ये आपका भ्रूण कोश है, और इस भ्रूण कोश के बाहर ये आपके आवरण है। मान लीजिए ये आपका आवरण है, और ये इस प्रकार से मान लीजिए ये आपका एक बीजांड का डायग्राम है, और इसमें यहाँ पे ये कोशिका आपकी युग्मनज कोशिका है और इसमें ये दो विभाजन हुए। तो इस बीजांड को अगर आप देखें तो ये वाला जो संरचना है, ये वाला जो स्थान है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नाम देते हैं निभाग। तो ये निभाग की ओर की जो कोशिका है, ये वाली कोशिका निभाग की ओर, इसको हम कहेंगे क्या? अंतस्थ कोशिका या टर्मिनल सेल। और ये वाला जो स्थान है ये क्या है? ये आपका बीजांड द्वार है। तो ये जो नीचे की कोशिका है इसको हम कहते हैं बेसल सेल या आधारीय कोशिका। तो ये ध्यान रखना है कि युग्मनज कोशिका में पहला विभाजन जो हुआ, उस विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनी। निभाग वाली की तरफ जो कोशिका है उसको हमने क्या कहा? अंतस्थ कोशिका या टर्मिनल सेल। और नीचे वाली जो कोशिका उसको हमने क्या कहा? बेसल सेल या उसको आधारीय कोशिका भी कहते हैं। अब जो अंतस्थ कोशिका है, उस कोशिका में एक अनुप्रस्थ विभाजन होने से कुल 3 कोशिकाएं बनती हैं। अब देखिए, ये जो अंतस्थ कोशिका, जो टर्मिनल सेल है, इसमें एक और अनुप्रस्थ विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप 3 कोशिकाएं बन जाएंगी। ये देखिए डायग्राम में 3 कोशिकाएं आपकी बन गई। इसमें सबसे ऊपर वाली कोशिका तो अंतस्थ कोशिका या टर्मिनल सेल ही कहलाएगी। बीच वाली जो कोशिका है उसको हम मध्य कोशिका या मिडिल सेल कहेंगे, और नीचे वाली जो कोशिका है उसको हम बेसल सेल ही कहेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे एक डाइकॉट एम्ब्रायो की डेवलपमेंट की बात करूं, तो आप ध्यान रखिएगा कि वहां ये जो द्विकोशिकीय अवस्था है उससे सीधे चार कोशिकीय अवस्था बनती है। लेकिन यहाँ पे चार कोशिकीय अवस्था नहीं बनती। यहाँ पे जो बेसल सेल है इसमें किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होगा, केवल टर्मिनल सेल में विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप 3 कोशिकाएं आपकी बनती हैं। बात करते हैं कि 3 कोशिकीय अवस्था, जिसमें सबसे ऊपरी कोशिका को हमने अंतस्थ कोशिका या टर्मिनल सेल कहा, बीच की कोशिका को मध्य कोशिका या मिडिल सेल कहा, और नीचे की कोशिका बेसल सेल या आधारीय कोशिका कहा। अब इसके आगे क्या होता है? तो देखिए, जो मध्य कोशिका है, अब इसमें कई विभाजन होते हैं, और ये विभाजन सभी दिशाओं में होते हैं, और इस प्रकार से कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है। और ये ध्यान रखिएगा कि एक बीजपत्री जो भ्रूण होता है उसके जितने भी भाग होंगे महत्वपूर्ण, चाहे वो प्रांकुर हो, चाहे मूलांकुर हो, चाहे बीजपत्राधार, बीजपत्रोपरिक हो, चाहे निलंबक हो, चाहे प्रांकुर चोल हो, चाहे मूलांकुर चोल हो, सभी महत्वपूर्ण भाग जो भ्रूण के होंगे उनका विकास इसी मिडिल कोशिका से होगा। यही मध्य कोशिका लगातार विभाजित होके भ्रूण बनाती है। जबकि हमने डाइकॉट में देखा था, द्विबीजपत्री भ्रूण में देखा था, तो उसमें पूरे भ्रूण के निर्माण के लिए सारी कोशिकाएं रेस्पॉन्सिबल थी। जो 4 कोशिकाएं थी वो सब रेस्पॉन्सिबल थी, लेकिन यहाँ पे 3 कोशिकाओं में केवल जो बीच की मध्य कोशिका है वो ही भ्रूण के सभी भागों का निर्माण करती है। ये डायग्राम आप देखिए, ये मध्य कोशिका है जो लगातार विभाजित होकर के क्या कर रही है? भ्रूण के सभी भागों का निर्माण करेगी।
यहाँ पे जो बेसल सेल है जिसको हमने आधारीय कोशिका कहा, ये आधारीय कोशिका सीधे आकार में कैसी हो जाती है, गोल हो जाती है और इसमें कोई विभाजन नहीं होता और ये सीधे आकार में गोल होकर के पोषक पदार्थों का अवशोषण शुरू कर देती है। जबकि अगर हम द्विबीजपत्री पादपों में देखें तो वहां पे ये आधारीय कोशिका में कई विभाजन होते हैं जिससे निलंबक बनता है, सस्पेंसर बनता है और वो सस्पेंसर की जो हॉस्टोरियल सेल होती है वो पोषक पदार्थों का अवशोषण करती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बेसल सेल क्या है, बिना विभाजित हुए ही आकार में कैसी हो गई, गोल हो गई और इसने पोषक पदार्थों का अवशोषण शुरू कर दिया। जबकि इसकी जो अंतस्थ कोशिका है, जो टर्मिनल सेल है, ये विभाजित होकर के सीधे बना देती है बीजपत्र, कोटिलीडन। अब यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे हमने डाइकॉट्स में पढ़ा था, डाइकॉट्स में जो कोटिलीडन्स होते हैं वो संख्या में 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कोटिलीडन है वो संख्या में कितना होगा, केवल एक बीजपत्र होगा और ये बीजपत्र भी नाम मात्र का होता है, बिल्कुल कागज के समान पतला हल्का होता है, जिसको हम स्कूटेलम कहते हैं। तो यहाँ पे जो टर्मिनल सेल है वो सीधे बनाती है क्या, एक बीजपत्र बनाती है जो संख्या में कितने हैं, संख्या में केवल एक होगा और वो भी कैसा होगा, बिल्कुल बारीक हल्का होगा, एक लेयर के समान होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्कूटेलम। अब 3 कोशिकीय अवस्था में विभाजन हुआ मध्य कोशिका में और ऊपरी कोशिका जिसको हमने अंतस्थ कोशिका कहा था वो बीजपत्र में परिवर्तित हो गई और नीचे वाली कोशिका आधारी कोशिका आकार में गोल हो गई और उसने पोषक पदार्थों का अवशोषण शुरू कर दिया। तो मध्य कोशिका में जैसा मैंने आपसे कहा लगातार विभाजन हुए और उसके बाद कुछ इस प्रकार के भ्रूणीय संरचना आपकी बन गई। इसमें अलग अलग भाग जो बने हैं एक एक करके हम उसका अध्ययन करते हैं। देखिए सबसे पहले ये बात ध्यान हमें रखनी है कि जो एकबीजपत्री पादप होते हैं उसमें प्रांकुर के बाहर एक आवरण पाया जाता है, एक शीट पाई जाती है जिसको हम प्रांकुर चोल कहते हैं या कोलियोप्टाइल कहते हैं। ये प्रांकुर चोल क्या करता है, जब प्रांकुर बढ़ता है, फ्लूमूल बढ़ता है तो उसको सुरक्षा कवच देने का काम करता है। तो ये जो भ्रूणीय अक्ष आपका बना, ये जो भ्रूण आपका बना, इसमें आप शीर्ष पे देखिए यहाँ पे प्रांकुर बन गया और प्रांकुर के चारों ओर आप देखिए एक टोपी रूपी संरचना, एक शीत रूपी संरचना बन गई जिसको हम कोलियोप्टाइल कहते हैं या इसको हिंदी में हम कहते हैं प्रांकुर चोल। ठीक इसी प्रकार से नीचे की साइड मूलांकुर का विकास हुआ, रेडिकल जो नीले रंग से दिखाया गया है और इस मूलांकुर के बाहर भी एक शीट बन गई जिसको हमने क्या कहा, कोलियोराइजा या मूलांकुर चोल। तो यहाँ ये ध्यान रखना है एक बीजपत्री पादपों में जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है तो प्रांकुर के बाहर एक शीट बन जाती है जिसको हम प्रांकुर चोल या कोलियोप्टाइल कहते हैं और मूलांकुर के बाहर भी एक शीट बन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, कोलियोराइजा कहते हैं। जैसे ये संरचना आपकी विकसित हो जाती है वैसे ही ये जो बेसल सेल है और ये देखिए एक सस्पेंसर छोटी सी एक कोशिका आपको दिखाई दे रही है जो मध्य कोशिका में विभाजन के फलस्वरूप मध्य कोशिका भी बनी है। तो जैसे ही ये स्ट्रक्चर पूरा डेवलप हो जाएगा ये बेसल सेल, आधारीय कोशिका और ये छोटी सी जो सस्पेंसर है ये दोनों कोशिकाएं जो हैं क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। अब इसमें और क्या क्या चीजें बन गई हैं हम इसका भी अध्ययन कर लेते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए ये आपका प्रांकुर है और ये मूलांकुर है, इन दोनों के बीच का जो ये वाला हिस्सा ये भ्रूणीय अक्ष है और इस भ्रूणीय अक्ष में आप बीच में देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एक बीजपत्र है। क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक बीजपत्री पादप में जो बीजपत्र संख्या में कितना होता है, एक है और ये किससे बना है, हमारा अंतस्थ कोशिका से ये बीजपत्र बना है और इसको हम स्कूटेलम कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल कागज के समान एक पतली सी झिल्ली की समान संरचना है। और यहाँ ये ध्यान रखिए कि ये एक पोषक परत नहीं है, ये यहाँ एक पोषक परत नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको बताया है कि यहाँ जो बीजपत्र है ये एक पोषक परत के रूप में नहीं पाया जाता। अब प्रश्न यहाँ ये उठेगा कि भ्रूण पोषण कैसे लेता है, तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना आप समझ लीजिए कि यहाँ जो ये बीजपत्र है एक झिल्ली के समान है और ये पोषण परत बिल्कुल नहीं है। जिस स्थान पे ये जुड़ी हुई है इसको हम क्या कहते हैं, कोटिलीडनरी नोड कहते हैं और इस नोड के ठीक ऊपर आप देखिए इपिकोटिल जिसको हम बीज पत्रों परिक भी कहते हैं, इसका निर्माण हो जाता है और इस नोड के नीचे हाइपोकोटिल जिसको हम बीज पत्राधार कहते हैं, इसका निर्माण हो जाता है। तो जैसे ही मध्य कोशिका विभाजित होती है ये संरचनाएं बन जाती हैं, कोटिलीडन आपका अंतस्थ कोशिका से बन जाता है और बेसल कोशिका भोजन का अवशोषण करती है। बाद में इस स्ट्रक्चर के विकसित हो जाने के बाद सस्पेंसर और बेसल कोशिका दोनों गायब हो जाती हैं और अब जो आपका भ्रूण है एक बीजपत्री वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है जिसमें ऊपर प्रांकुर है, प्रांकुर चोल है, मूलांकुर चोल है और एक कागज की पतली झिल्ली के समान आपको एक बीजपत्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
लगातार विभाजन के बाद जो एक बीजपत्री बीज होगा वो आपको किस प्रकार का दिखाई देगा, वो आप ये देखिए यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। ये एक मक्के का एक बीजपत्री बीज मैंने दाना दिखाया है आपको। अब इसमें आप देखेंगे इसमें होता क्या है वास्तव में कि एपिथेलियम जो लेयर होती है वो इस बीज को दो भागों में बांट देती है। आप देखिए ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है एपिथेलियम लेयर है, इसने क्या किया, बीज को दो भागों में बांट दिया और दोनों भाग कैसे हैं, असमान है। नीचे का भाग छोटा है और ऊपर का भाग क्या है, बड़ा है। तो ये ध्यान रखना है कि ऊपर का जो बड़ा भाग है इसको हम नाम देते हैं भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म, जिसमें स्टार्च पाया जाता है, जो स्टार्च को क्या करता है, संचित करता है। साथ ही इस भ्रूणपोष के बाहर आपको एक लेयर दिखाई दे रही है जो मैंने यहाँ लाल रंग से डिनोट की है, जिसको हम कहते हैं एल्यूरोन परत, जो एक प्रोटीन परत है। और इस परत की एक बहुत बड़ी खासियत है कि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों का श्रावण करती है। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, ये इस एंडोस्पर्म में मौजूद जो स्टार्च है इसको डिसॉल्व कर देते हैं, गला देते हैं। और यही गला हुआ जो स्टार्च है, इस स्टार्च को इस भ्रूण का ये जो बीज पत्र है ये अवशोषित करता है और अवशोषित करने के बाद इस बढ़ते हुए एम्ब्रायो को देता है। देखिए बहुत स्पष्ट आप समझ लीजिए कि ये जो भ्रूण बना आपका, इस भ्रूण में ये जो बीज पत्र है पहले तो संख्या में एक होगा, कागज के समान होगा, और ये यहाँ पे पोषक परत नहीं है। जैसे हम डाइकोट्स की बात करें तो वहां पे जो कोटिलीडन्स थे वो मांसल थे, मोटे थे और उनमें भोजन संचित था और उन्होंने बढ़ते हुए भ्रूण को भोजन दिया। लेकिन यहाँ पे जो कोटिलीडन है ये मांसल नहीं है, ये कैसा है, कागज के समान है, जिसे हमने स्कूटेलम कहा इसलिए। और दूसरी बात मैंने आपसे कही कि वहां बीजपत्र डाइकोट्स में दो थे, लेकिन यहाँ पे बीजपत्र सिर्फ एक है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपको बताई कि डाइकोट्स में जो बीजपत्र होते हैं वो बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बीजपत्र है वो क्या कर रहा है, एंडोस्पर्म से भोजन को अवशोषित कर रहा है और उसके बाद उसको भ्रूण को दे रहा है। तो यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंडोस्पर्म से भोजन को इसने क्या किया, बीजपत्र ने अवशोषित किया। ये अवशोषण काम करता है और यहाँ से अवशोषण के बाद ये भ्रूण को पोषण देता है। अब एक बार हम अध्ययन कर लेते हैं एक बीजपत्री भ्रूण का इस चित्र के माध्यम से। देखिए पूरा डायग्राम यहाँ दिखाया गया है एक बीजपत्री भ्रूण का, जिसके सबसे टॉप पे आप देखिए ये आपको एक बीजपत्र दिखाया गया है जो कागज के समान पतला है, जिसको हम स्कूटेलम कहते हैं। ये आपका प्रांकुर चोल है जिसको हम कोलियोप्टाइल कहते हैं, ये प्रांकुर है। नीचे आपको मूलांकुर दिख रहा है, मूलांकुर चोल दिखाई दे रहा है ये। तो ये आपका एक डायग्राम है एक बीजपत्री भ्रूण का। ये नीट के एग्जाम्स में, कॉम्पिटिशन्स में कभी कभी डायग्राम दे दिया जाता है और इसके किसी पार्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा पार्ट है। तो आप इस डायग्राम का अध्ययन जरूर कर लें और देख लें ये कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं। यहाँ मैंने कंपेयर किया है, ये आपका एक डाइकॉट का आपका सीड है और एक ये आपका मोनोकॉट का सीड है। इसमें आप देखिए इपिकॉटिल, जिसको हम क्या कहते हैं, बीजपत्रा परिक, इपिकॉटिल दिख रहा है, हाइपोकॉटिल दिख रहा है, बीजपत्राधार, रेडिकल आपको दिखाई दे रहा है, कॉटिलीडन्स यहाँ संख्या में दो हैं, यहाँ पे एक ही दिखाई दे रहा है और दोनों के बाहर आपको सीड कोड दिखाई दे रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बीजपत्री भ्रूण के डेवलपमेंट के बारे में आवश्यक जानकारियां प्राप्त की होंगी। साथ ही आपने भ्रूण जो एक बीजपत्री भ्रूण होता है उसके विभिन्न भागों को भी अध्ययन किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको अच्छे वीडियो देखने को मिलें। धन्यवाद।